आज की इस बायोलॉजी क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उत्सर्जन की कार्यकी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के अंतर्गत भी आज हम फोकस करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। उत्सर्जन की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले हम जो है किसका अध्ययन कर चुके हैं? हम जो है मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंगों के रूप में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। वृक्क के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। और कॉर्टेक्स और मेडुला में जो है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन स्थित रहती है। एक वृक्क में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इतनी जटिल संरचना के रूप में कॉर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन स्थित रहते हैं। अब जो वृक्क का जो पेल्विस भाग है उसमें मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का संबंध मूत्राशय से होता है, मूत्राशय का संबंध मूत्र मार्ग से होता है। तो ये जो वृक्क जो है उसमें यूरिया का निर्माण किस प्रकार से होता है, नेफ्रॉन के द्वारा यूरिया किस प्रकार से बनती है, तो ये यूरिन का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उत्सर्जन की कार्यकी जो है उसको हमें दो चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है यूरिया निर्माण और दूसरा है मूत्र निर्माण। पहला है यूरिया निर्माण, यूरिया फॉर्मेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं मानव में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। आगे है यूरिया का निर्माण यकृत सेल्स में एक चक्र है जिसका नाम है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। आगे हम लिख सकते हैं यूरिया के एक अणु के निर्माण के लिए एक अणु CO2 है, दो अणु अमोनिया, तीन अणु ATP की आवश्यकता होती है। यह क्रिया हमने कहां पढ़ी? यकृत कोशिकाओं में। और यकृत कोशिकाओं का भी कौन सा भाग? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्रिया यकृत सेल्स के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसे चक्र की खोज क्रेब्स व हेंसलिट ने की। तो हम क्या लिख सकते हैं समीकरण के रूप में? CO2 प्लस A 2NH3 प्लस A 3 ATP क्या बन जाएगा? NH2 CO NH2 क्या बना? यूरिया। साथ में क्या बनेगा? H2
इसके बाद एक ग्राम जो CO2 का अणु होता है, यूरिया का अणु होता है, 1 ग्राम यूरिया का अणु के निष्कासन या उत्सर्जन हेतु 50 ml जल की आवश्यकता होती है। यहां हमने ये पढ़ लिया कि मानव में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन विशिष्ट पदार्थ यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण यकृत कोशिकाओं में किस चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। यूरिया के एक अणु के निर्माण के लिए एक अणु CO2, 2 अणु अमोनिया और 3 अणु ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स के रूप में ATP की आवश्यकता होती है। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, यकृत सेल्स के, लीवर सेल्स के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र की खोज किसने की, क्रेब्स और हेंसलिथ ने की। यहाँ हमने इसको समीकरण के रूप में लिख दिए। फिर हमने लिखा है कि 1 ग्राम यूरिया के अणु के उत्सर्जन के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है, 50 ml जल की आवश्यकता होती है। आगे क्या होगा कि ये जो यूरिया बनी, इस यूरिया को क्या करेगा, यकृत शिरा के द्वारा पश्चिम महाशिरा में डाला जाता है। पश्चिम वृक्क शिरा में, वृक्क शिरा में डाला जाता है, जो इसे कहां पहुंचाती है, इसे वृक्क में पहुंचाती है। यानी यहां जो ये यूरिया बनी है, ये किसमें घुली है, रक्त में घुलित है। रक्त में घुलित यूरिया कहां पहुंच गई, वृक्क में, यानी किडनी में पहुंच गई। आज हम यहाँ ऑर्निथिन चक्र के बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं करें, जितना RBC पाठ्यक्रम में है उतना हमने शॉर्ट में लिखा है कि ऑर्निथिन चक्र के द्वारा क्या बनती है, यूरिया का निर्माण होता है। और ये जो है पश्चिम वृक्क शिरा के द्वारा जो है कहाँ पहुंचाई जाती है, वृक्क में पहुंचाई जाती है। आगे दूसरा जो चरण है वो प्रारंभ होगा मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा है मूत्र निर्माण की क्रिया भी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो मूत्र निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में, और वृक्क का भी कौन सा भाग, नेफ्रॉन भाग। तो आगे है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को एक वैज्ञानिक है कुशिंग ने निम्न 3 चरणों में विभक्त किया। ये 3 चरण कौन कौन से हैं देखो, निषेधन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको गुच्छीय निषेधन भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आज का अपना टॉपिक मुख्य जो है प्रानिषेधन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही होगा। दूसरा है
चयनात्मक है, पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव, रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा है श्रवण। सीक्रेशन। परानिषेचन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, परानिषेचन क्या है? परानिषेचन, परानिषेचन से का अध्ययन करने से पहले आपको जो है मेलपीगी काय की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। तो मेलपीगी काय की संरचना में एक पैलिनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बोमेन संपुट है, इसमें अविभाज्य धमनिका जिसका व्यास अधिक होता है रक्त को लाने का कार्य करती है। ये क्या है? एफ्रेन, एरिट्रियोल, यानी अविभाज्य धमनिका, अविभाज्य धमनिका, और जो रक्त को बाहर ले जाती है उसको हम कहते हैं अपवाही धमनिका। अब ये जो अपवाही धमनिका है, ये इस भाग में लगभग 50 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन शाखाओं को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या है? बोमेन संपुट। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेलपीगी काय कहते हैं। यानी ये क्या है? नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग है। अब यहां पर ये जो ग्लोमेरुलस की रक्त केशिकाएं हैं, इनके अंदर का जो स्तर है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस केशिका कला। और बोमेन संपुट की जो अंतःउपकला है, जो विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, इनको हम कहते हैं पोडोसाइट के सेल्स। और ये जो केशिका कला है और पोडोसाइट सेल्स है, इनके मध्य संयोजकता की कला पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं आधार कला। ये जो है तीनों मिलकर जिस कला का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं निषेध कला। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन,
निशंत कला कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अभिवाही धमनी का जो है रक्त कोलाई, अफवाही धमनी का जो है रक्त कोलेजाई, यहाँ पर दोनों के व्यास में अंतर होने के कारण ये जो रक्त है जितना आएगा इस भाग में उतना जाएगा नहीं, और कुछ मात्रा में छनकर जो है ये नीचे की तरफ आ जाता है। इस छनने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं ग्लो मेरुलस कला से दाब के साथ रक्त प्लाज्मा उत्सर्जी पदार्थों व अन्य पदार्थों का बोमेन संपुट की गुहा में आना क्या कहलाता है? परा निस्यंदन कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, और जो पदार्थ छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आता है उसे निस्यंद कला निस्यंद फिल्ट्रेट कहते हैं। बोमेन संपुट की गुहा कौन सी होगी? ये क्या है? बोमेन संपुट की गुहा है, ये भाग में बोमेन संपुट की गुहा है। आगे है निस्यंद कला, हम लिख सकते हैं इसे क्रिया हेतु निस्यंद कला उपयोगी होती है। अब ये जो निस्यंद कला है वो किसकी बनी होती है? यानी निस्यंद कला में 3 स्तर पाए जाते हैं। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है ग्लोमेरुलस, केशिका अंत है उपकला यानी एंडोलिथियम। दूसरा कौन है? दूसरा जो है ये क्या है? ये बोमेन संपुट के अंतर उपकला, बोमेन संपुट की अंतःकला किसकी बनी है? पोडोसाइट सेल्स की। यानी पोडोसाइट सेल्स में क्या पाए जाते हैं? कैडी सेल्स पाए जाते हैं, प्रवर्त पाए जाते हैं। और तीसरा जो भाग है वो किसका बना है? आधार कला। आधार कला किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक की। ये संयोजी ऊतक है, हमने ये जो ब्लैक रेखा से दर्शाया है ये क्या है? संयोजी ऊतक की बनी हुई आधार कला है। यहाँ जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं पोडोसाइट्स और एक रक्तकेशिका कला के बीच, ये
रक्त को छानने में सहायक होते हैं। आगे देखो, ग्लोमेरुलस में अविवाही धमनी का एफरेंट एरिट्रियोल क्या करती है? रक्त में लाने का कार्य करती है। आगे क्या है? अपवाही धमनी का क्या करेगी? रक्त को ले जाने का कार्य करती है। पहले से खत्म हो गई थी। अपवाही धमनी का क्या करेगी? इसको ले जाने का कार्य करेगी, ले जाने का कार्य करती है। अब आगे है, देख सकते हैं दोनों के व्यास में अंतर होने के कारण जितना रक्त आता है, यानी ये रक्त लाएगी और ले जाएगी, इसका व्यास अधिक है, इसका व्यास कम है। जितना रक्त आता है उतना जा नहीं पाता, तो ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस क्या है? केशिकाओं का गुच्छ है, में उपस्थित है रक्त के कारण एक क्या उत्पन्न होगा? दाब उत्पन्न होता है। दाब उत्पन्न होता है जिसे क्या कहेंगे? GHP। GHP कहेंगे, यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हिंदी में कहेंगे ग्लोमेरुलर द्रव्य स्थितिक दाब। इसका मान कितना होगा? 70 mmHg। ठीक है, यहां रक्त के आने से जितना आएगा उतना जा नहीं पाएगा और कितना दाब उत्पन्न हो जाएगा? 70 mmHg दाब उत्पन्न होगा। आगे है, इसे दाब के विपरीत दो प्रेशर कार्य करते हैं। ये दो प्रेशर कौन कौन से होंगे? पहला है BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यह है किसके कारण होगा? यह है ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस में
उपस्थित। कौन उपस्थित रहता है? रक्त। या आप लिख सकते हैं में उपस्थित है रक्त की कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होता है। यह दाब जीएचपी के विपरीत कार्य करता है, अर्थात यह छनने की क्रिया का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, प्रेशर होगा, ये होगा CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी संपुटिकीय द्रव्य स्थिति के दाब। ये दाब किसके कारण होगा? यानी कुछ रक्त प्लाज्मा जो क्षणकर इस बोमेन संपुटिकी गुहा में आएगी, उसके द्वारा भी एक दाब उत्पन्न किया जाएगा, जो किसके विपरीत कार्य करता है? जीएचपी के विपरीत कार्य करता है। तो ये किसके कारण होगा? बोमेन संपुटिक में उपस्थित निषेध के द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? CHP कहलाता है। यहां BCOP का मान हमने नहीं लिखा, तो BCOP का जो मान है ये होता है 30 mmHg। इसका मान कितना होगा? इसका मान 20 mmHg होता है। अगला जो अंतिम है यह है शुद्ध प्रभावी निषेध दाब, शॉर्ट में कह देंगे EF, शॉर्ट में कह देंगे FFP, EFFP, यानी इसको कहेंगे NEFP, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। शुद्ध प्रभावी दाब यानी वह दाब जिससे निषेधन की क्रिया होती है। इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है? देखिए, हम लिख सकते हैं, क्या लिखें? NEFP बराबर GHP माइनस BCOP प्लस CHP। GHP का मान हमने कितना लिखा था? 70 mmHg। इसका मान हमने कितना लिखा? 30।
और इसका हमने कितना लिखा 20 mmHg। तो ये अपने पास प्रभावी निस्यंदन दाब जो है वो कितना आ जाएगा 50 mmHg, 50 mmHg आ जाएगा। और इसके प्रभाव से कौन सी क्रिया होगी निस्यंदन क्रिया होगी, यानी ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा जो है ये छंकर कहाँ आ जाएगा बोमेन संकुल की गुहा में आ जाएगी। ठीक है, तो जो पदार्थ इसके प्रभाव से छंकर आएगा उसे क्या कहेंगे निस्यंद कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्ट्रेट कहेंगे। अब ये जो निस्यंद है यानी इस बोमेन संकुल की गुहा में आया है, इस निस्यंद का संगठन क्या होता है? निस्यंद का संगठन देखिए, यहां कौन सा पदार्थ आ गया निस्यंद। तो जो निस्यंद यानी फिल्ट्रेट है, इसका संगठन क्या होगा? फिल्ट्रेट के संगठन में क्या होगी रक्त प्लाज्मा प्लस पोषक पदार्थ प्लस उत्सर्जी उत्पाद, यानी पोषक पदार्थों में कौन होगा? पोषक पदार्थों में ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, विटामिन्स हैं, इसके अलावा पोषक पदार्थों के अलावा हार्मोन्स भी होते हैं। और उत्सर्जी उत्पाद में मुख्यतः क्या होगा यूरिया होगा, इसके अलावा यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि होंगे। आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इसमें तो निस्यंद में रक्त कणिकाएं और प्लस रक्त प्रोटीन ये दोनों क्या रहते हैं अनुपस्थित रहते हैं। रक्त प्रोटीन में कौन कौन है? जैसे एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन है, ये जो है इसमें अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ छनकर नीचे की तरफ गया है वो कहां जाएगा? समीपस्थ नलिका में पीसीटी में जाएगा। वहां इसका क्या होगा पुनः अवशोषण होगा, यानी पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाएगा। इसमें और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो वृक्क जो होते हैं इनमें प्रति मिनट 125 ml निस्यंद का निर्माण होता है। ठीक है, और प्रतिदिन हम बात करें तो प्रतिदिन जो है 180 लीटर जो है निस्यंद का निर्माण होता है। परंतु इसमें जो है कौन सी क्रिया हो जाती है? पुनः अवशोषण की क्रिया हो जाती है। और पुनः अवशोषण की क्रिया के फलस्वरूप जो यूरिन बनेगा ये केवल 0.8% बनेगा, यानी कितना 1.5 लीटर किसका निर्माण होता है? यूरिन का निर्माण होता है। ये 125 ml है, इसको GFR भी कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला अपना टॉपिक जो रहेगा प्राणिस्यंदन के बाद वो कौन सा होगा? चयनात्मक पुनः अवशोषण। ठीक है।